हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने मेंडल के वर्क को पढ़ा है, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा है, उनके डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा है, फिर उसके बेसिस पे उनके क्या रिजल्ट थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस और असॉर्टमेंट, ये सब कुछ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। पर बच्चों, आपको जान के हैरानी होगी कि मेंडल का जो इतना बड़ा काम था, इसको जब इन्होंने 1865 में पब्लिश कराया तो उनके इस वर्क को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, इसको इग्नोर कर दिया, इसको नोट नहीं किया। तो बच्चों, इनके इस वर्क को एक्सेप्ट ना करने के कई सारे रीजंस थे। पहला रीज़न, नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। बच्चों, इन्होंने बताया था कि जो फैक्टर होते हैं वो ब्लेंड नहीं करते, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग मिलता है हम लोगों को वो दोनों पेरेंट्स में से किसी एक की तरह रिजेंबल करता है। मतलब कि हम लोग को कोई भी ऐसा ऑफस्प्रिंग नहीं मिलता जो कि दोनों की पेरेंट के बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करता हो। पर बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जब रेड फ्लावर प्लांट को वाइट फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं तो हम लोग को एक पिंक फ्लावर प्लांट वाला ऑफस्प्रिंग मिलता है। मतलब कि बच्चों, यहाँ पे इनका ये कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो गया, नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। सेकेंड रीज़न था बच्चों, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन बायोलॉजी। बच्चों देखिए, हम लोगों ने देखा है कि मेंडल ने जो अपना काम किया है उसको मैथमेटिकल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने अपने रिजल्ट को रेशियो के फॉर्म में बताया है, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, 1:2:1, इस तरह करके इन्होंने बताया है। पर उस टाइम पे मैथमेटिकल फॉर्म में बायोलॉजिकल रिजल्ट को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो बच्चों, ये भी एक रीज़न था कि बहुत लंबे समय तक मेंडल के इस वर्क को कोई पहचान नहीं मिली। थर्ड रीज़न था बच्चों, नो फिजिकल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। मेंडल ने बच्चों फैक्टर की बात की थी, जिसको आज के डेट में हम लोग जीन कहते हैं। उन्होंने बताया था कि जो फैक्टर होता है वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। पर इस चीज़ के लिए कि फैक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसके लिए इन्होंने कोई भी फिजिकल प्रूफ प्रेजेंट नहीं किया था। तो बच्चों, ये तीन जो रीज़न हैं, इसी के वजह से इनके इस वर्क को काफ़ी लंबे समय तक डॉर्मेंट रहा, पहचान नहीं मिली, और 1900 में जा कर के इनके इस वर्क को पहचान मिली। तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि 1900 में ऐसा क्या हुआ था कि जो मेंडल का काम था, जो इतने समय से डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, किसी ने नोटिस नहीं किया था, इग्नोर कर दिया था, उसको अब लोगों ने पहचान दिया, एक्सेप्ट किया। बच्चों, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डी वेरिस, कोरेंस एंड वॉन टेशमार्क। इन तीनों ने बच्चों अलग अलग काम किया और तीनों ने ही मेंडल का जो रिजल्ट था उसी को रीडिस्कवर्ड किया। इसी के साथ साथ बच्चों, उस टाइम पे लगातार माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हो रहा था, और इस एडवांसमेंट की वजह से बच्चों अब साइंटिस्ट जो थे वो सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में किस तरह से सेल का डिवीज़न होता है, इसको भी अब ऑब्जर्व कर सकते थे। और बच्चों, साइंटिस्टों ने सेल के न्यूक्लियस में एक ऐसे स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की जो कि सेल डिवीज़न से ठीक पहले डबल हो जाता था और डिवाइड कर जाता था, और इस स्ट्रक्चर को बच्चों उन्होंने कहा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब होता है बच्चों कलर्ड बॉडीज़, क्योंकि क्रोमोसोम को आफ्टर स्टेनिंग देखा जा सकता था। इसके बाद बच्चों 2 और साइंटिस्ट आते हैं, वॉल्टर शटन एंड थियोडोर बावेरी। इन दोनों ने बच्चों अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। वॉल्टर शटन ने क्या किया, ग्रास हॉपर पे एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर्स में रहते हैं, जिसमें से एक जो है वो मदर से आता है और एक जो है वो फादर से आता है, और मियोसिस के टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन में ये क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। वहीं थियोडोर बावेरी ने सी अर्चिन पे अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए सारे पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नेसेसरी है।
तो बच्चों इन्हीं दोनों का जो वर्क था इसको कंबाइन करके एक थ्योरी बनी। इसी थ्योरी को बच्चों हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों कि जो क्रोमोसोम होता है वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, एक फादर से आता है और एक मदर से आता है। इस पेयर को हम लोग कहते हैं होमोलोगस पेयर। तो बच्चों मेंडल ने भी ठीक इसी तरह की बात कही थी कि जो एलील्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, जिसमें से एक फादर से आता है और एक जो है वो मदर से आता है। सेकेंड पॉइंट है कि क्रोमोसोम जो है वो मियोसिस के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं। मतलब कि गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे? गैमेट में बच्चों एक क्रोमोसोम जाता है। तो बच्चों इसी तरह की बात मेंडल ने भी कही थी अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जो एलील्स होते हैं, जो पेयर्स में होते हैं, वो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं वो जब असॉर्ट होते हैं तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो बच्चों इसी तरह की बात मेंडल ने भी कही थी अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि जो एलील है, डिफरेंट एलील है, डिफरेंट जीन के जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। तो बच्चों इस थ्योरी से यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से हमें ये समझ में आया कि जो जीन होता है वो क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है और जीन ही यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। बच्चों हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट क्यों किया गया? कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि थ्योरी एक्सेप्ट किया जाए। तो बच्चों अब नाम आता है एक साइंटिस्ट का, थॉमस हंट मॉर्गन। इन्हें बच्चों फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इन्होंने जेनेटिक्स में बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो बच्चों इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको कि हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उस पे कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि जीन जो है वो क्रोमोसोम पर होते हैं। तो बच्चों इस तरह से इनके इस एक्सपेरिमेंट से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कंफर्मेशन मिल गया। तो बच्चों ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल का जो काम इग्नोर कर दिया गया था उसको अब पहचान मिली और उन्होंने जो जेनेटिक्स पे लॉ दिए थे उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया। If this video lecture is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.